स्वागत है। नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है वो एमए थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी बीए पंचम सेमेस्टर के पेपर में भी उपयोगी है। तो दोनों ही लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बाकी मैं कुछ नोट्स आपके साथ में शेयर करूँगी, उनको आप ध्यान में रखिएगा। थर्ड सेमेस्टर यानी एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए और बीए पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए ही उपयोगी है वीडियो है, जिसमें कि मैं आज आप लोगों के साथ में जो नोट्स शेयर कर रही हूँ, जो बात शेयर कर रही हूँ, अपना लेक्चर शेयर कर रही हूँ, उसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे काव्य के लक्षण, हेतु और प्रयोजन। तो पहले हम प्रयोजन की बात कर लेते हैं कि काव्य के प्रयोजन क्या हैं। तो प्रयोजन जो शब्द है, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य संपादित नहीं करता। फिर काव्यत्वम दुर्लभम लोके, जैसी विधा का प्रणयन तो निरुद्देश होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य रहता है। भारतीय मनीषियों ने प्रारंभिक युग से इस विषय पर विचार विमर्श प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सांगोपांग काव्य की सांगोपांग व्याख्या का कार्य भारत में भरत मुनि से प्रारंभ हुआ था। भरत मुनि ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे। प्रमुख आचार्यों के एतत् संबंधी यदि मतों पर विचार करें तो यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम इस विषय की भूमिका तैयार कर लें। तो सबसे पहले जो हमारे सामने काव्य शब्द का रूप हमारे सामने जो आता है वो आता है पहले मानव मन की जिज्ञासा। कवि काव्य की रचना क्यों करता है, पाठक काव्य क्यों पढ़ता है, उक्त दोनों प्रयोजनों को दो वर्गों में यदि विभाजित कर देते हैं तो रचनाकार की दृष्टि से काव्य का प्रयोजन और सहृदय सामाजिक की दृष्टि से काव्य का प्रयोजन। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भावानुभूति की अभिव्यक्ति ही रचनाकार की दृष्टि से काव्य का सर्वोपरि प्रयोजन है और तीव्र अनुभूतियों का परिष्कार, विवेचन, उनसे एकाकार प्रवृत्ति ही पाठक, श्रोता और दर्शक की दृष्टि से काव्य का मूलभूत प्रयोजन है। दोनों के मूल में भाव क्रिया ही विशेष रहती है। आनंद की प्राप्ति को यदि गहराई से देखा जाए तो उक्त क्रियाओं का परिणाम है, जिसकी अनुभूति रचनाकार और सहृदय सामाजिक को अंत में होती है। यदि प्रयोजन शब्द को हम व्युत्पत्ति परक व्याख्या करें तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोजन से क्या तात्पर्य है। यानी प्र उपसर्ग के योग से युज अर्थात जोड़ना, धातु के साथ ल्युट अन प्रत्यय लगाकर प्रयोजन शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है प्रकृष्ट योजना अर्थात महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए की गई व्यवस्था। तो ये तो प्रयोजन का अर्थ होता है। आइए अब बात हम करते हैं कि भरत मुनि के अनुसार जो एक व्याख्या दी गई थी, एक श्लोक कहा गया था, उसको हम बात करते हैं कि भरत मुनि के अनुसार यह नाट्य काव्य से तात्पर्य धर्म, अर्थ, आयु, हित और बुद्धि का अभिवर्धक और लोकोपदेश का उत्पादक होगा। धर्म यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतत् भविष्यति। यानी भरत मुनि का जो पहला प्रयोजन वो धर्म है अर्थात कर्तव्य बुद्धि तथा मैं समाज में उत्पन्न हुआ हूँ अर्थात समाज के प्रति मेरा कोई कर्तव्य है। फलतः रचनाकार ऐसे काव्य की रचना से दत्तचित्र होता है। फिर जो बात आती है वो दूसरी बात आती है यश। काव्य यश के लिए लिखा जाता है, यश प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। इसके साथ ही आता है आयु। बात करें हम यदि सामाजिक दृष्टि से प्रयोजन की तो
मम्मट के कथन के अनुसार यदि देखें तो काव्य यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षये सद्या परिनिर्वर्तये कांता सम्मित उपदेश्य युजे। उनके श्लोक के आधार पर प्रयोजन स्पष्ट इस प्रकार होता है कि यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट निवारण, तात्कालिक आनंद और कांता सम्मित उपदेश, इनके लिए काव्य की रचना की जाती है, यानी काव्य के प्रयोजन ये हो सकते हैं। इसी में आगे हम पढ़ते हैं काव्य के हेतु। काव्य में हेतु शब्द का अर्थ एक विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ से किया जाता है। दर्शन शास्त्र में जिसे कारण कहा जाता है, काव्य शास्त्र के में लगभग उसे हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोजन काव्य के लक्ष्य का विधायक या द्योतक है तो हेतु उसकी काव्य की उत्पत्ति का कारण है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु उसका कारण है। कार्य बीज रूप में कारण में निहित रहता है। यह भारतीय दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है, जिसका विवरण अद्वैतवाद के अंतर्गत विवर्तवाद में प्रदर्शित किया गया है। किंतु काव्य का हेतु कुछ अर्थों में इसमें भिन्न तत्व है। न्याय दर्शन का हेतु भी काव्य शास्त्र के हेतु से मिलता जुलता होने पर पूर्णतः समान नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि काव्य शास्त्रियों के काव्य के सहायक अंगों कि काव्य के हेतु की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। नागेंद्र जी का यह कहना कि साधारणतः काव्य के सहायक अंगों के लिए काव्य हेतु शब्द ही प्रचलित हो गया है, उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि काव्य हेतु काव्य का सहायक अंग नहीं हो सकता है। हाँ, यदि काव्य शब्द से काव्य रचना का तात्पर्य है तो कुछ सीमा तक इसको स्वीकार किया जा सकता है। इसी के साथ गुलाब राय जी ने इस विषय में अधिक स्पष्ट कहा है कि आपके अनुसार अगर कहा जाए तो कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कि कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। प्राचीन आचार्यों ने काव्य हेतुओं में वर्णित प्रतिभा को काव्यत्व का बीज मानकर उसे काव्य रचना का कारण बताया है। कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। काव्य शास्त्रियों ने काव्य हेतुओं को इसी आधार पर व्याख्या नहीं की, किंतु उन्होंने जिस रूप में काव्य हेतुओं का विवरण प्रस्तुत किया उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके अंतर्मन में यह व्यवस्था अवश्य थी। तो ये इस प्रकार आपके काव्य हेतु होते हैं। चिंतकों के अभिमत की तो पाश्चात्य जगत में काव्य और कला को एक माना जाता है। फलतः उन्होंने कला के प्रयोजनों पर विचार किया है। कितने ही आलोचकों ने इस विषय पर कितने ही प्रयोजन का प्रतिपादन किया है। श्री गुलाब राय ने उनमें से 9 प्रयोजनों को प्रमुख माना है। पहला है कला कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक, कला जीवन के लिए, आर्ट फॉर लाइफ सेक। इसके बाद में तीसरा आपका आ जाता है कला जीवन से पलायन के लिए। फिर आ जाता है कला जीवन में प्रवेश के लिए। अगला आ जाता है कला सेवा के अर्थ में, कला आत्मानुभूति के लिए, कला आनंद के अर्थ में, कला विनोद के लिए और कला सर्जन की अदम्य आवश्यकता पूर्ति के अर्थ में। तो इस प्रकार 9 प्रयोजनों को गुलाब राय जी ने बताया।